वो जो लिखना पढ़ना था वो सब सब कर दिया ना। हाय एवरीवन, आइए स्वागत है आप सबों का श्योर 60 गुरुकुल के इस चैनल पे। तो आइए हम लोग आज डिस्कशन करते हैं QIP 1174 का। तो चलिए डायरेक्टली हम आते हैं क्वेश्चन पे और शुरू करते हैं एनालिसिस। चलो, इस सेशन का सबसे पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, तो स्क्रीन पे है आपका अप्रोप्रिएट एंटोनिमस वर्ड्स का आपको चुनाव करना है। और एंटोनिमस का मतलब आपको पता है कि विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द। और किसका चाहिए आपको एंटोनिमस वर्ड? सम्चुअस का चाहिए। अब जैसे देखो क्या कि अगर हम सम्चुअस के बारे में बात करें तो जिस चीज को आप कहते हो सम्चुअस, सम्चुअस का मतलब क्या हो जाता है आपका? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या हुआ? बहुत ही महंगा। सम्चुअस क्या हो सकता है आपका? रेसिडेंस हो सकता है। सम्चुअस क्या हो सकता है आपका? डिशेस हो सकते हैं। डिशेस का मतलब क्या? बहुत ही महंगा और बहुत ही शानदार डिशेस के लिए जब हम यूज करते हैं कोई भी चीज जो कि गुणवत्ता के मामले में जिसको समझा जाता है कि उत्कृष्ट दर्जे का है और बहुत ज्यादा कीमती है, उसी के लिए हम शब्द जो यूज करते हैं ये क्या है आपका? सम्चुअस। तो जो सोच करके देखो, अगर इसके हम अपोजिट बात करना चाहें तो अपोजिट कौन सा होगा आपका? इनएक्सपेंसिव। जो महंगा है इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? सस्ता। इसके बाद देखिए दोस्त, अगर हम अन्य शब्दों को देखें, अन्य शब्दों को देखें तो सबसे पहला शब्द है आपका अनरेमिटिंग। और अनरेमिटिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके बारे में मैं कहता हूं कि इफ यू डू समथिंग समथिंग अनरेमिटिंगली, इट मींस व्हाट? यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर जॉब कंटिन्यूसली। आप क्या करते हो? उस काम को बिना रुके कंटिन्यूसली उस काम को आप क्या करते हो? परफॉर्म करते हो। तो जो चीजें अनरेमिटिंग है वो चीजें क्या है? नॉन स्टॉप है। तो इसका प्रयोग किस अर्थ में करोगे आप? नॉन स्टॉप। अब इसके बाद अगर हम बी वाले ऑप्शन को देखते हैं तो बी वाला ऑप्शन क्या कहता है आपका? लुक्रेटिव। एंड इफ यू आर डूइंग अ लुक्रेटिव जॉब, इट मींस व्हाट? यू आर डूइंग द जॉब हैविंग मच मनी। आप ऐसा जॉब कर रहे हो जिस जॉब में क्या है? अच्छे खासे पैसे हैं। ठीक है, इट मींस यू आर डूइंग द प्लस जॉब। लुक्रेटिव जॉब मींस प्लस जॉब। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यू आर डूइंग द हैंडसम जॉब एंड यू आर विदड्रॉइंग अ हैंडसम सैलरी। आप अच्छी खासी सैलरी विदड्रॉ कर रहे हो। तो आप किस तरह का जॉब कर रहे हो? लुक्रेटिव जॉब कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर आपका एक शब्द आता है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब क्या हुआ? ये पर्टिकुलरली देखोगे डिशेस के लिए यूज किए जाते हैं जो देखने में शानदार लगे, लजीज लगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डिश के लिए जो हम शब्द यूज करते हैं वो क्या हो जाता है आपका? डिलेक्टेबल हो जाता है। जिसके बारे में आप कह सकते हो कि स्वादिष्ट और शानदार के अर्थ में यूज करेंगे तो हम डिलेक्टेबल शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से अगर हम डायरेक्टली आना चाहें, इस क्वेश्चन के अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करना चाहें, तो हमारा आंसर क्या होगा? आवर आंसर विल बी सी। चलिए मूव ऑन करते हैं अब हम अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। और अगला सवाल क्या कहता है? सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पे अगर हम नजर डालें तो इंस्ट्रक्शन कहता है कि गिवन ऑप्शंस में से आप मुझे चूज करके बताओ कि चार शब्दों में से किसकी स्पेलिंग सही है। ठीक है, किसकी स्पेलिंग सही है? और यहां पर देखो क्या कहा जा रहा है कि करेक्टली, देखिए, सेलेक्ट द मीनिंगफुल एंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। चलो देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि द चीफ गेस्ट इज ब्लैंक्स टू अराइव एट द वेन्यू विद इन हाफ एन आवर। मतलब क्या हुआ कि चीफ गेस्ट को मुख्य अतिथि को बुलाया गया है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक वेन्यू पे बुलाया गया है। और उसके बारे में ये एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो हाफ एन आवर में जो कि यहां पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके बारे में ये आशा की जा रही है। और आशा करने के अर्थ में जो शब्द यूज किए गए हैं, देखो शब्द आपके पास क्या क्या है? एक्सेप्टेड है, एक्सपेक्टेड है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? साउंड सिमिलर लग रहा है लेकिन शब्दों की स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट है। तो यहां चीफ गेस्ट जो आने वाले हैं हाफ एन आवर में, इसका मतलब क्या? वो उसकी आशा की जा रही है। तो कहने का मतलब आपको कौन सा शब्द चाहिए? एक्सेप्टेड नहीं चाहिए, स्वीकार करने वाला नहीं चाहिए, बल्कि आशा करने के अर्थ में जो शब्द यूज में आता है वो शब्द कौन सा है? एक्सपेक्टेड। और एक्सपेक्टेड की स्पेलिंग क्या होती है? EXPECTED। तो देखोगे ऑप्शन को, तो ऑप्शन क्या है आपके पास? एक्सपेक्टेड। देयरफॉर योर आंसर इज सी। बाकी आपको गलत तरीके से स्पेल करके लिखा गया है और आपको यही तो जज करना था कि अगर होमोफोनोस के अंतर्गत अगर हम रख दें तो क्या आप सही शब्द का चुनाव कर पाते हो या कि नहीं कर पाते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम अपने सेशन के अगले सवाल को देखें तो अगला सवाल कहता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करिए टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन फ्रेजेस। अंडरलाइन फ्रेजेस को अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए
अर्थात अगर इसको हटा करके गिवन ऑप्शंस में से किसी और को अगर इस जगह पर रखा जाए तो बताइए अप्रोप्रिएटली किसका चुनाव किया जाना चाहिए। तो सेंटेंस कहता है कि पीटर वाज ब्रॉट इन द पेनल्टी एरिया। तो सोच करके देखो कि पीटर को कहां लाया गया, आप क्या कहते हो कि पेनल्टी एरिया में लाया गया। इसका मतलब देखोगे फुटबॉल के गेम में एक ऐसा एरिया होता है जहां पर जो डिफेंडर है अगर वहां फॉलिंग अगर हो जाती है, उस पेनल्टी एरिया में क्या करना होगा, इसको मौका मिलेगा किक करने का बॉल को, और सामने वाले को की तरफ जो कि गोल करने का इसे अवसर प्राप्त होता है। और इस खेल में देखोगे जब किसी भी प्लेयर को फॉल के अंतर्गत एक पेनल्टी एरिया में जब लाया जाता है, तब जाकर के इसके लिए अप्रोप्रिएटली जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, ब्रिंग डाउन। और यहां पेसिव का स्ट्रक्चर है तो क्या होना चाहिए, ब्रॉट डाउन। और गिवन ऑप्शंस में से दिया गया आंसर आपका कौन सा है, डी। देयरफॉर योर आंसर इज डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 79 को देखें तो सेंटेंस कहता है आइडेंटिफाई द एरर इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस। तो सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन को यूज करके लिखा गया है स्टेटमेंट्स, आपको तय ये करना है किस ऑप्शन में अप्रोप्रिएटली सही प्रीपोजिशन को यूज करके लिखा गया है। तो चलो पढ़ करके देखते हैं सेंटेंस क्या कहता है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक सेंटेंस में यूज किया गया है एक सर्टेन वर्ड को, उसके साथ गलत प्रीपोजिशन को यूज किया हुआ है। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि वो शब्द कौन सा है जिसके साथ गलत प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ठीक है, और उस शब्द के साथ अप्रोप्रिएटली जो चुनाव करोगे कि इसका प्रयोग होना चाहिए, तो गिवन ऑप्शंस में अगर वो अवेलेबल है तो वो ऑप्शन कौन सा है। तो देखो सेंटेंस कहता है राधिका इज नॉट कैपेबल। आप कहते हो इफ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, इफ यू आर अनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, कैपेबल हो या इनकेपेबल हो, कैपेबल के साथ ऑलवेज किस प्रीपोजिशन को यूज करते हो आप, ऑफ का प्रयोग करते हो। तो अल्टीमेटली यहां पर जो प्रीपोजिशन आपने ऑन देखा, इसका मतलब क्या है, ये गलत है। ठीक है, गलत है तो इसको अगर हम रिप्लेस करना चाहेंगे तो किस प्रीपोजिशन से रिप्लेस करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तब क्या होगा, राधिका इज नॉट कैपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ नेशनल लेवल कंपटीशन। इसका मतलब क्या हुआ, राधिका सक्षम नहीं है कि वो नेशनल लेवल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। तो हम किससे इसको रिप्लेस कर रहे हैं, प्रीपोजिशन ऑफ से। और ऑफ आपका किस ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन बी में है। देयरफॉर योर आंसर इज बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 80। और क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, चलो इसको पढ़कर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द पैसिव वॉइस। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्टिव सेंटेंस हैज बीन गिवन टू यू, और आपको क्या करना है, इसका पैसिव फॉर्म करना है। और पैसिव फॉर्म करने के बाद आप अपने ऑप्शंस को देखो कौन सा ऑप्शन जो है कि सही तरीके से फॉर्म किया गया है पैसिव वॉइस में गिवन सेंटेंस के अगेंस्ट में। तो गिवन सेंटेंस आपका कहता है दे कैंसिल्ड द मीटिंग ड्यू टू हॉट वेदर। उन लोगों ने क्या किया, मीटिंग को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया गर्म मौसम की वजह से। इसका मतलब मौसम का मिजाज ठीक नहीं था, इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि इतनी चिलचिलाती धूप में अगर लोग आएंगे तो मे बी वो जो कि बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए मीटिंग को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। तो दे कैंसिल्ड द मीटिंग, सेंटेंस क्या कहोगे, सेंटेंस बना कैसे है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बना है। इसका मतलब गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करके। और जब आप इसका पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करोगे तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और सेंटेंस को रखोगे किसमें, वाज या वर प्लस V3 में। तो मतलब क्या हुआ कि दे कैंसिल्ड द मीटिंग, तो मीटिंग वाक्य का सब्जेक्ट बनेगा और मीटिंग के बाद क्या दिखना चाहिए आपको, वाज वर प्लस V3। तो मतलब क्या हो जाएगा, सबसे बेसिक चीज द मीटिंग वाज कैंसिल्ड। देखते हैं किस ऑप्शन में इसको अप्रोप्रिएटली लिखा गया है। तो यहां पर देखो क्या कहता है, द मीटिंग इज कैंसिल्ड, इसका मतलब यह गलत है। इसके बाद द मीटिंग वाज कैंसिल्ड ड्यू टू बैड वेदर, चलो सही है। बाकी को देखते हैं, दे कैंसिल्ड द मीटिंग, ये तो एक्टिव वॉइस में हो गया। इसके बाद को द बैड वेदर इज द रीजन, ये देखो क्या हुआ कि इसको पैराफ्रेजिंग की जा रही है, मतलब अन्य तरीके से कहा जा रहा है, लेकिन पैसिव के स्ट्रक्चर को यूज नहीं किया जा रहा है। तो आपने क्या देखा, 3 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिए हैं। देयरफॉर योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन है क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन कहता क्या है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। अब आपको क्या कह रहा है कि अब गिवन सेंटेंस ही आपका है किस वॉइस में लिख करके दिया गया है, पैसिव वॉइस में। तो आपको कह रहा है कि आप सोच करके बताओ, आप अपनी मेमोरी को यूज करो और मुझे बताओ कि एक्टिव वॉइस में अगर यह सेंटेंस लिखा जाता तो कैसे लिखा जाता। तो चलो सेंटेंस को एनालिसिस करके देखते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है कि द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय द मैसन विद इन अ शॉर्ट टाइम। मैसन का मतलब क्या हुआ, कारीगर।
काम समाप्त कर लिया जाएगा कारीगर के द्वारा। और क्या कहता है, विद इन अ शॉर्ट टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, कम समय में ही कार्य को पूरा कर लिया जाएगा मेसन के द्वारा। चलो ठीक है, तो विल बी कंप्लीटेड, इसका मतलब मॉडल वर्ब्स के साथ किसका यूज किया गया है, बी प्लस वी थ्री, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, जिस मॉडल का प्रयोग किया गया है उसी को एज इट इज रखो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करोगे, इसमें क्या लिखोगे, द मेसन विल, अब इसको क्या करोगे, द मेसन विल फिनिश द वर्क विद इन अ शॉर्ट टाइम। तो अब चलो क्या कि सेल विल प्लस V1 में सेंटेंस कौन सा बना हुआ है, द मेसन विल बी फिनिशिंग, नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब किस रूप में दिखता है आपको, थर्ड फॉर्म में। द मेसन वुड बी, बिल्कुल नहीं, नरेशन नहीं है कि विल को बदल करके हम वुड कर देंगे, द मेसन वुड, फिर ये एलिमिनेट हुआ, इट मींस योर आंसर इज डी। डी को हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जब आप क्या कर लेते हो, तीन को आप एलिमिनेट कर लेते हो। चलो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है तो एक बार पढ़ के भी देख लेते हैं। तो सेंटेंस क्या कहता है, द मेसन विल फिनिश द वर्क विद इन अ शॉर्ट टाइम, जो आपने सोचा मन में, जो आपने इसका फॉर्म किया, फिर ऑप्शन को देखा, टिक आउट किया और मूव ऑन किया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82, और क्वेश्चन नंबर 82 कहता क्या है, पहले मैं इंस्ट्रक्शंस को देख लूं। इंस्ट्रक्शंस कहता है कि जो गिवन इडियम है, ठीक है, गिवन इडियम है मेमोरी लाइक सीव। तो यहां पर देखो मेमोरी लाइक सीव, इफ यू हैव अ मेमोरी लाइक सीव इट मींस यू हैव अ पुअर मेमोरी। आपकी याददाश्त कैसी है, आपकी याददाश्त अच्छी नहीं है। एट द मोमेंट यू रिमेंबर सर्टेन थिंग बट आफ्टर अ व्हाइल यू फॉरगेट इट वेरी इजीली। अभी कोई भी चीजें आपको याद होती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है कि वो चीजें आपकी विस्मृति में चली जाती है, ओब्लिवियन में चली जाती है, भूल जाते हो आप। इसका मतलब क्या कहते हैं, तो इसी चीज को अगर इडियोमेटिक एक्सप्रेशन के माध्यम से अगर हम कहना चाहेंगे तो अब हम क्या कहेंगे, यू हैव अ मेमोरी लाइक सीव। ठीक है, क्या बोलेंगे, आपकी मेमोरी कैसी है, तो कमजोर मेमोरी है, इसका मतलब पुअर मेमोरी। देयरफॉर योर आंसर इज बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। और देखो क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, अब आपको कहता है कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स। तो यहां पर देखो क्या हुआ, बाय मिस्टेक वर्ड को अंडरलाइन वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो बाय मिस्टेक जो है कि क्या किया गया है, सेंटेंस में अंडरलाइन मिस हो गया है। तो चलिए हम लोग अंडरलाइन करके देखते हैं किसके अगेंस्ट बात की जा रही है। सेंटेंस क्या कहता है कि ही विल बी लुकिंग एज इफ ही हैज नॉट स्लेप्ट। तो यहां पर देखो क्या किया गया है, अगर मैं इसको कहूं, ठीक है, अगर मैं इस पार्ट को अगर मैं अंडरलाइन करके चलता हूं तो सोच करके देखो सेंटेंस का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ही हैज नॉट स्लेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ, देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सोया ना हो। ठीक है, जिसने वो उन्होंने नींद पूरी नहीं की है उसको देख करके ऐसा लगता है। अगर उसकी आंखें लाल है और जो कि चेहरे से ही दिखता है, द पर्सन इज फीलिंग ड्रॉसी, आपको पता लग जाएगा, आप एज्यूम कर सकते हो कि ऐसा उसे देख करके लगता है कि जैसे उसने सोया ही नहीं है। तो ऐसा देख करके लगता है, ये प्रेजेंट सिचुएशन को डिफाइन कर रहा है। तो क्या करोगे, विल लुक लाइक या विल बी लुकिंग शब्द का प्रयोग न करके अगर हम इसको ऐसे कहें, इसको कैसे कहेंगे, ही लुक्स लाइक एज इफ ही हैज नॉट स्लेप्ट। इसका मतलब क्या, वो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है जैसे कि वो सोया नहीं है। देयरफॉर योर आंसर इज ए। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो अंडरलाइंड वर्ड है आपको कहता है उसकी करेक्ट स्पेलिंग आप मुझे बताइए। और जब आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्त, तो करेक्ट स्पेलिंग देखो क्या किसके बारे में पूछा जा रहा है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखो क्या पूछा जा रहा है कि मेडिकल के जो ये टर्म होते हैं ना, उसको समझना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो देखते हो उसको जो कि क्या होता है कि उसको समझना मुश्किल होता है। तो यहां पर इस सेंटेंस में अंडरलाइंड वर्ड कौन सा है, टर्मिनोलॉजी। और टर्मिनोलॉजी का अगर आप स्पेल करोगे और गिवन ऑप्शंस के साथ अगर नजर डालोगे तो क्या देखोगे, टर्मिनोलॉजी की स्पेलिंग क्या होती है, TERMINOLOGY। तो देखोगे TER से लिखा जाता तो TAR वाला क्या हुआ, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। TERMI सही है, टर्मिनोलॉजी NOLOGY, और यहां देखो TERMI, ठीक है, और यहां देखो आई क्या है, एडिशनल है। देयरफॉर योर आंसर इज सी, टर्मिनोलॉजी। चलो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के तौर पर आप क्या करो, एक शब्द का चुनाव करो। मैं कुछ कह रहा हूं शब्दों के माध्यम से, उन सभी शब्दों के अगेंस्ट अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक ऑप्शन का चुनाव करना है तो बता दो गिवन ऑप्शंस में से किस ऑप्शन का मैं चुनाव करूं। तो अगर इस पे आते हैं अगर हम, तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट पे हमारी नजर होनी चाहिए, और स्टेटमेंट कहता है अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक। मतलब क्या, ऐसा व्यक्ति जिसे किताबें पसंद हो और जो कि who loves
एंड कलेक्ट्स बुक्स, जिसे जो कि क्या कहता है किताब पढ़ना, किताब का संग्रह करना पसंद हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तब आप क्या कहोगे कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग कहते हैं बिब्लियोफाइल। और बिब्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? बिब्लियो किससे रिलेट करता है? बुक से। और फाइल किससे? लवर से। तो इसका मतलब क्या? लवर ऑफ बुक्स मींस द पर्सन विल बी नोन एज बिब्लियोफाइल। हालांकि फाइल के बारे में बात करोगे तो बहुत सारे जो कि क्या है कि फाइल रिलेटेड शब्द हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने पास कंपाइलेशन में चीज़ों को कंपाइल करना चाहिए और इससे रिलेटेड जितने भी शब्द हैं आपको तैयार कर लेना चाहिए। जैसे देखिए एक दो एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं प्लूवियोफाइल, प्लूवियोफाइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्लूवियोफाइल का मतलब होता है लवर ऑफ रेन, जिसे बारिश पसंद है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहता है? प्लूवियोफाइल कहते हैं। बिब्लियोफाइल जिसे किताबें पसंद है। ठीक है, अगर मैं पेडोफाइल के बारे में बात करूं तो पेडोफाइल ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है बल्कि एक नेगेटिव वर्ड है। और पेडोफाइल का मतलब क्या हो जाता है दोस्त? तो पेडो का मतलब आप जानते हो किससे रिलेट करेगा? चाइल्ड से रिलेट करेगा। और फाइल का मतलब लवर होता है। तो आप ये मत समझ लो जो चाइल्ड लवर है पॉजिटिव कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, नहीं, इसको आप नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज करना। और नेगेटिव कंटेक्स्ट में यूज करने का मतलब क्या है कि द पर्सन हु लव्स द चाइल्ड बट नॉट, क्या कहोगे, प्रॉपरली नहीं बल्कि इम्प्रॉपर तरीके से बच्चे को प्यार करता है। इट मीन्स द पर्सन एब्यूजेस द चाइल्ड सेक्सुअली। ठीक है, शारीरिक रूप से जो अगर शोषण करने वाला जो व्यक्ति होता है, जिसको पसंद है कि बच्चों का मैं शोषण करूंगा, सेक्सुअली एब्यूज करूंगा उसे, तो वैसे ही व्यक्ति के लिए जो यूज किया जाने वाला शब्द है वो क्या है? पेडोफाइल है। ठीक है, यहां तो मैंने सर्टेन एग्जांपल्स लिए, लेकिन जब आप इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस पेपर you would have compilation of these words. Go through them again and again so that if any words comes in the examination you may not have any problems. चलो नेक्स्ट वर्ड है आपका जियोलॉजी। जियोलॉजी की में देखो स्पेलिंग क्या है? जीईओ। अगर ये जेड डबल ओ होता तो जू का मतलब क्या होता है? एनिमल्स। और यहां पर लिखा क्या है? जीईओ। जियो किससे रिलेट करता है? अर्थ से। अर्थ से रिलेट करता है। और लॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। और आईएसटी लगा हुआ है तो इसका मतलब कॉमन नाउन। तो जियोलॉजिस्ट इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वी के विकास का अध्ययन करता है, पृथ्वी से जुड़ी हुई जानकारियों को इकट्ठा करता है, ऐसे विशेषज्ञ को, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट जैसे देखो आपका है सोमेलियर। सोमेलियर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि सपोज यू हैव विजिटेड अ 5 स्टार होटल एंड देयर यू हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स, देयर यू हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स फॉर 2 पैक्स ऑफ वाइन। तो वो व्यक्ति जो वाइन को आपको सर्व करने आएगा, वो सर्व करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोमेलियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहता है फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिल एंथ्रोपिस्ट। तो यहां पर देखिए ये जो बना है, मैंने आपको इससे पहले क्या कहा कि फिल या फाइल जो शब्द है वो किसको रिलेट करेगा? लवर यानी प्रेमी, उसको रिलेट करेगा। और यहां पर देखो क्या हुआ? फिल प्लस एंथ्रोपोस। और एंथ्रोपोस किसको रिलेट करता है? ह्यूमन बींग्स यानी जो कि मानव जाति को रिलेट करता है। मानव जातियों से प्यार करने वाला ऐसा व्यक्ति जो इंसानों से प्यार करता है, इंसानों के प्रति जिसका लगाव है, ऐसे ही व्यक्ति को उदारवादी जो लोग होते हैं, जो इंसानों से प्यार करे, लगाव रखे, जो सिंपैथेटिक होते हैं इंसानों के प्रति, ऐसे इंसान को क्या कहोगे आप? फिलेंथ्रोपिस्ट। तो सभी शब्दों के अर्थ तो हमने देख लिए, लेकिन एज पर द गिवन स्टेटमेंट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन यानी हमारा आंसर क्या निकल करके आता है? आवर आंसर इज ए। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द क्वेश्चन नंबर 86 एंड द क्वेश्चन नंबर 86 के माध्यम से आपसे पूछा क्या जा रहा है? अप्रोप्रिएट एंटोनिमस वर्ड का सिलेक्शन करने को कहा जा रहा है। और किस वर्ड के अगेंस्ट में एंटोनिमस शब्द का सिलेक्शन करोगे? वो दिया गया शब्द क्या है? एम्प्ट, जिसको आप एम्प्ट कहते हो। एम्प्ट का मतलब क्या होता है? शौकीन। और शौकीन का मतलब क्या हुआ? जस्ट रिमेंबर योर स्कूल एंड कॉलेज डेज, आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर यू यूज्ड टू प्ले इन द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स। और अब सोच करके देखो कि जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, तो क्या आप पैसे के लिए खेलते थे या क्या आपने उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी थी आपने? तो कहोगे नहीं, वी प्लेड गेम्स विथ माई फ्रेंड्स, वी प्लेड गेम्स विथ आवर फ्रेंड्स ओनली फॉर प्लेजर। क्या करते थे? सिर्फ जो कि मौज मस्ती के लिए खेलते थे। ठीक है, क्या करते थे? एंटरटेनमेंट पर्पज से खेलते थे, रिक्रिएशनल, ठीक है, यूज होता था गेम्स का, बट वी वर नॉट एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर गेम्स। इसका मतलब आप क्या थे? एम्प्ट थे, शौकीन थे। अगर उसके विपरीत अगर बात की जाए, अगर मान लो कि आप ही में से अगर कोई सचिन तेंदुलकर हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? यू विल गो थ्रू द रिगरस ट्रेनिंग। आप क्या करोगे? प्रॉपर ट्रेनिंग लोगे, प्रोफेशनल बनोगे, और तब जाकर के अपने देश को क्या करोगे? आप रिप्रेजेंट करोगे, देश के लिए खेलोगे, और बदले में आपको पैसे भी मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? नाउ यू बिकेम अ प्रोफेशनल। अब आप क्या बन चुके हो? आप शौकिया से क्या बन चुके हो? प्रोफेशनल हो चुके हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका? प्रोफेशनल। बाकी शब्दों को अगर हम देखें तो लेमैन,
ठीक है, जैसे देखिएगा कि मैंने उससे लेमन की लैंग्वेज में बात की, ठीक है, आई टॉक टू हिम इन अ लेमन्स लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने उससे कैसे बात की, मैंने उससे इतने सिंपल तरीके से बात की कि यहाँ तक कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो कि इस चीज को समझ जाए। तो कहने का मतलब लेमन अक्सर उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो व्यक्ति का किसी एक सर्टेन एरिया में, सर्टेन फील्ड में कोई भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है, एक आम व्यक्ति है वो, ठीक है। उसी आम व्यक्ति के लिए क्या यूज किया जाता है, टर्म लेमैन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हॉबीइस्ट अगर हम कहें, तो अगर मैं कहता हूं आई एम अ हॉबीइस्ट, हॉबीइस्ट इसका मतलब क्या हुआ, आई एम अ पर्सन परसुइंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ हॉबी, ठीक है, उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, हॉबीइस्ट। इसके बाद को नेक्स्ट है डिवोटी। डिवोटी का मतलब क्या, द पर्सन हु हैज डिवोटेड हिमसेल्फ टू समथिंग, इट मींस द पर्सन विल बी नोन एज डिवोटी। चलो इसके बारे में हमने देख लिया। देयरफॉर नाउ वी कम टू द राइट आंसर। अगर हम राइट आंसर पे आए, देयरफॉर वी कम टू द कंक्लूजन दैट ऑप्शन डी इज आवर राइट चॉइस। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 87। और क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। मतलब क्या हुआ, एक गिवन सेंटेंस में एक अंडरलाइंड सिचुएशन या एक सिचुएशन को डिफाइन किया गया है, और आपको कहता है कि अगर आपको उस सिचुएशन के लिए जिस चीज को वो डिस्क्राइब कर रहा है उसके बदले में किसी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाए, तो बताओ जो कि किस एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाएगा, किस इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का प्रयोग किया जाएगा। चलो सेंटेंस को पढ़कर देखते हैं सेंटेंस कहता क्या है। सेंटेंस कह रहा है आपका, द कैंडिडेट ब्लेम्ड द परसिस्टेंट ट्रैफिक जैम। कैंडिडेट ने क्या किया, किस चीज को दोषी ठहराया, परसिस्टेंट लगातार जो ट्रैफिक जैम की समस्या थी उस चीज को जिम्मेवार ठहराया, किस बात के लिए, एज रीजन ऑफ हिज बीइंग लेट। कैंडिडेट जो है कि अपने ऑफिस में या इंटरव्यू वाले जगह पे जो कि वो देर से पहुंचा है और उससे पूछा गया कि वाई आर यू लेट, तो उसने क्या कहा कि सर persistently I got stuck in the traffic jam, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, लेट एंड द इंटरव्यूअर ने क्या किया कि जो कि कहते बिलीव्ड हिम दाउ ही वाज नॉट कन्विंस्ड। लेकिन इंटरव्यूअर ने क्या किया, उनकी बातों पर यकीन कर लिया, हालांकि सच्चाई ये थी कि आंतरिक रूप से वो कन्विंस्ड नहीं था उसके एक्सक्यूजेज से, ठीक है। लेकिन उसने कहा कि सर आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक जैम देयरफॉर आई गॉट लेट रीचिंग हियर। तो इंटरव्यूअर ने कहा इट्स ओके, बी कंफर्टेबल एंड आंसर आवर क्वेश्चंस। और क्या करो कि कंफर्टेबल हो और हमारे जो कि सवालों के जवाब दो आप, ठीक है। जब ये बात कही गई, हालांकि कन्विंस तो था नहीं लेकिन फिर भी यकीन कर लिया, तो इसका मतलब क्या, वो 100% जो कि क्या कहते हैं, हो सकता है कि वो व्यक्ति सही में ट्रैफिक जैम में फंसा हो, या हो सकता है कि एक्सक्यूजेस दे रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हियर इज अ डाउट, ठीक है। सिचुएशन प्रोज में भी हो सकता है, कॉन्स में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब 100% नहीं कह सकते कि सिचुएशन क्या था। तो इसका मतलब क्या हुआ, डाउट का बेनिफिट किसके हिस्से में गया, कैंडिडेट के हिस्से में। तो इसके लिए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, तो इसको इसी को कहता है गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। अभी जैसे देखो क्या कि सबको पता है, कोर्ट को भी पता है कि अपराध मैंने किए हैं, लेकिन मेरे अगेंस्ट कोई भी सबूत अगर अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा, इसका फायदा किसको मिलेगा, मुझे मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरह से देखो क्या कि यहां पर क्या कहोगे, इसके ऐसे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे, और वो शब्द कौन सा है, बेनिफिट ऑफ डाउट। चलो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है दोस्त, चलो इसके बारे में बात करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स का चुनाव करें, ठीक है। और अंडरलाइंड वर्ड है, इसका मतलब द वर्ड हैज बीन यूज्ड इन अ सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सेंटेंस, comprehend its meaning, then come to the conclusion. सेंटेंस कहता है कि caves like अजंता lie in perpetual darkness। जैसे देखिए गुफा के बारे में बात की जा रही है, अजंता और एलोरा की गुफा के बारे में बात करोगे, जब वहां जाओगे तो ऐसा लगता है क्या कि कहते हैं, ऐसा अंधेरा आपको देखने को मिलेगा जैसे लगता है कि हमेशा के लिए विद्यमान रहेगा, कभी ये अंधेरा खत्म होने का नाम नहीं लेगा, या हमेशा जो कि अंधकार में दिखता है। तो जैसे देखो क्या कहता है कि केव्स लाइक अजंता लाई इन, जैसे देखिए अजंता क्या जैसी की जो गुफाएं हैं, जैसे लगता है कि हमेशा जो कि वो अंधकार में ही रहता है। तो यहां पर देखिए परपेचुअल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर मैं कहता हूं यू आर अ परपेचुअल हेजिटेंट, इसका मतलब क्या, आप हमेशा हिचकिचाते रहते हो इन टेकिंग द प्रॉपर डिसीजन। तो इसका मतलब परपेचुअल का मतलब क्या हुआ, कभी खत्म होने वाली चीज जो नहीं है। तो इसका मतलब इसी को हम सिनोनिमसली अगर कहेंगे तो परमानेंट इसको कह सकते हो, ठीक है। अगर ये चीजें मोमेंट्री होती तो इसका मतलब क्या होता, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम,
लेकिन ये क्या है कि लगता है जैसे हमेशा अंधकार में डूबी हुई हो, हमेशा के लिए। तो यहां पर देखो परपेचुअल का सिनोनिमस वर्ड यूज करेंगे तो क्या होगा, परमानेंट। ब्रीफ मतलब संक्षिप्त होता है, ह्यूज मतलब साइज में बड़ा, एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ, रेंज और एक्सटेंट दिखाएगा किसी भी चीज का। तो चलो शब्दों के, बाकी शब्दों के अर्थ आपको पता है। और अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 89। और क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, चलो पहले इसको पढ़ करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। फिर से एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, और एंटोनिम्स किस शब्द का पूछा जा रहा है आपसे, कंप्लाई। और कंप्लाई का मतलब क्या होता है, ओबीडियंस आपकी। और कंप्लाई से ही नाउन का फॉर्मेट बना है आपका कंप्लायंस, एंड कंप्लायंस इज इक्वल टू ओबीडियंस। और ओबीडियंस का मतलब क्या हुआ, आप किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को क्या करोगे, फॉलो करोगे। ठीक है, अगर मैं कहता हूं नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस क्या हो जाएगा, एंटोनिमस। ठीक है, एंटोनिमस का मतलब क्या हुआ, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशंस। अगर मैं आपके बारे में कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं नॉन कंप्लायंस विद द ट्रैफिक नॉर्म्स will attract penalty। इसका मतलब क्या हुआ, if you don't abide by the traffic rules you will have to pay fine। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। तो यहां पर देखो क्या हुआ, कंप्लाई का मतलब क्या होता है, ओबीडियंस, मतलब क्या करना, कि पालन करना। ठीक है, किसी चीज को एक्सेप्ट करना कि हाँ इस चीज को मैं करूंगा। और अगर इसी के अपोजिट में बात करें तो आप उस चीज को करने से डिनाई कर जाते हो, इसका मतलब क्या कर जाते हो, रिफ्यूज कर जाते हो, मना कर देते हो। तो यही चीज क्या होगा, इसका अप्रोप्रिएट एंटोनिमस क्या हो गया, हमारा आंसर अगर हम कहें तो हमारा आंसर क्या है, ए। अब अगर मैं देखूं कि अगर दूसरे ऑप्शन पे देखूं, दूसरा शब्द है इंगेज। इंगेज का मतलब क्या होता है, शामिल होना। अगर इंगेज के बदले इंगेज्ड शब्द का प्रयोग करूं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, बिजी होना। ठीक है, अगर इंगेज्ड शब्द के बारे में बात करेंगे तो अल्टीमेटली आपके जहन में बिजी शब्द भी आएगा। बिजी का प्रयोग ब्रिटिश इंग्लिश में सबसे ज्यादा होता है, और इंगेज्ड शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा अमेरिकन इंग्लिश में होता है। अगर आप अपने काम में व्यस्त हो तो आपको क्या बोलना चाहिए, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग आई एम बिजी विथ माई वर्क। अगर आप इसी बात को कहना चाहते हो अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से तो क्या कहोगे, आई एम इंगेज्ड इन माई वर्क। तो डिफरेंसेस क्या देखने को मिला कि बिजी के साथ प्रीपोजिशन विथ, लेकिन इंगेज्ड के साथ क्या लगाया आपने, आई एम इंगेज्ड इन माई वर्क। हाँ, दूसरी तरफ एक चीज और बात ध्यान में आती है आपको, अगर आपकी सगाई किसी के साथ हो गई है तो क्या कहते हो, आई एम इंगेज्ड टू दैट पर्सन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं किसके साथ इंगेज्ड हो चुका हूं, उस व्यक्ति के साथ मेरी सगाई हो चुकी है। इट मीन्स यू आर कमिटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तब जब देखोगे सगाई के अर्थ में सेंटेंस अगर किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है तब आपको क्या करना चाहिए, इंगेज्ड के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना चाहिए। चलो, एक्सपेक्ट करना यानी आशा करना, असिस्ट करना इसका मतलब किसी को हेल्प करना, मदद करना। तो हम अपने अप्रोप्रिएट आंसर पे आ चुके हैं, एंड आवर आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मैंने आपको एक सेंटेंस लिख करके दिया है। ठीक है, सेंटेंस लिख करके दिया है जिसको मैंने डिफरेंट सेगमेंट में मैंने क्या किया है, बांट के रखा है। आपको पढ़ करके जज करना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस क्या कहता है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सूरज क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। सबसे पहले तो यह फैक्ट्स ही गलत है। फैक्ट्स गलत क्या है कि देखो क्या कि सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता है, बल्कि कौन चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। पहली बात तो यह फैक्ट्स है। दूसरी बात देखोगे, चाहे सूरज के बारे में बात करो, चंद्रमा के बारे में बात करो, या कि पृथ्वी के बारे में बात करो, ये सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं। और यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ हम किस आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल्स दी का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहां पर इसको करेक्ट करना चाहें तो अर्थ के साथ हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स दी का प्रयोग कर देंगे, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फैक्ट्स के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो स्टेटमेंट ही गलत है पूरा, क्योंकि यहां पर क्या किया गया है, सूरज से ही चक्कर लगवा दिया है पृथ्वी का। तो क्या करें हम लोग, ये फैक्ट्स है तो ये विज्ञान वाले तय करें कि ये सही है या गलत है। अगर हम लैंग्वेज वाले अगर इस पे डिसीजन लेंगे तो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट द फैक्ट्स। मुझे चक्कर लगवाना है तो मैं किसी का चक्कर किसी के इर्द गिर्द में लगवा सकता हूं। तो मैं ग्रामेटिकली अगर मैं देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, रिवॉल्व्स, चलो ठीक है, चारों ओर जो कि क्या कहता है कि चक्कर लगाएगा, और सन भी आपका यूनिक ऑब्जेक्ट्स है और अर्थ भी आपका यूनिक ऑब्जेक्ट्स है। देयरफॉर मैं क्या करूंगा, यहां दी लगा करके मैं एरर दिखा करके निकल जाऊंगा। देयरफॉर मैं अपना आंसर किसको ले लूंगा, सी को। ठीक है, अगर यही बातें फैक्चुअल होती तो मैं क्या करता कि सूरज की जगह पर मैं किसको रख देता, पृथ्वी को रख देता, पृथ्वी की जगह पर मैं किसको रख देता, सूरज को रख देता। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, अब ये देखो कहता है कि अरेंज द गिवन सेंटेंस। देखो ये बड़ा ही सरल होता है, बहुत ही छोटा सा वाक्य है। आपको क्या करना है, मीनिंगफुली भी कंप्लीट हो और साथ साथ क्या होना चाहिए, इसका प्रॉपर सीक्वेंस भी तैयार हो, आइडिया का फ्लो भी सही तरीके से हो, ग्रामेटिकल अशुद्धि भी किसी भी प्रकार का नहीं होने चाहिए। तो चलो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं, ऑप्शंस आपके पास कितने अवेलेबल हैं, ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं
चार तो ऑप्शन अवेलेबल हैं और गिवन सेंटेंस कितने हैं आपके? चार। अगर इसको हम प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करें तो सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए? सेंटेंस की शुरुआत करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट के रूप में क्या हो सकता है? कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन के कोई इक्विवेलेंट हो सकता है, या कोई फ्रेज हो सकता है। तो चलो देखते हैं क्या अवेलेबल है हमारे पास। तो यहां पर देखो, यहां क्या कह रहा है? बिटवीन द टू कंट्रीज। बिटवीन द टू कंट्रीज इसका मतलब क्या? दो देशों के बीच। ठीक है, यहां पर इसके बाद देखो विल इनविटेबली काउंट। तो देखो विल का प्रयोग तब करोगे जब इससे पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट नहीं है तो पहला सेंटेंस तो आपका बी से शुरू होगा नहीं। और बिटवीन डायरेक्ट प्रीपोजिशन से सेंटेंस की शुरुआत हम लोग क्या करते हैं? 99% तो नहीं करते हैं, जब तक कि कोई किसी भी प्रकार के स्पेशल केस ना हो। वो भी खास करके तब जब देखोगे प्रीपोजिशन का प्रयोग जब इन्वर्सन के केस में होता है, तभी हम ऐसा सोचते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत हम क्या करेंगे। लोगों को देखने में लगेगा कि ये प्रीपोजिशन है, लेकिन वो निकलेगा एडवर्ब। ठीक है, लेकिन जनरल कंटेक्स्ट में हम ऐसा यूज करते नहीं है। तो ये आपका ओपनिंग सेंटेंस भी नहीं है। इसके बाद देखिए, द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट, हाल फिलहाल में जो क्या हुआ है कि पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है, राजनीतिक कुछ घटनाएं घटित हुई है। किसके किसके बीच? दोनों देशों के बीच। ठीक है, तब आप क्या करोगे? आप ऐसा कर सकते हो कि सर सेंटेंस की शुरुआत सी से करेंगे, सी के बाद अगर मैं ए को ले लूं तो फ्रेज कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेज क्या कंप्लीट होगा? द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। हाल फिलहाल में ही जो है कि क्या कहते हैं कि जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है दो देशों के बीच। ठीक है, और ये जो घटना घटित हुई है इसकी वजह से क्या परिणाम निकल करके आएगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जब हम परिणाम के बारे में बात करेंगे तो यहां पर देखो विल का प्रयोग हुआ। अगर इसे सब्जेक्ट बनाओगे तो इसके बाद वर्ब आएगा, बी आएगा। इसका मतलब सी के बाद तो बी आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, इसका मतलब क्या होगा? सी के बाद पहले क्या रखोगे? आप ए को रखोगे। और सी के बाद जब आप द पॉलिटिकल, ठीक है, द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, सी ए, इसके बाद क्या करोगे? ठीक है, बिटवीन द टू कंट्रीज विल इनविटेबली, इसके बाद क्या आएगा? आपका बी आएगा। और यहां पर देखो क्या यूज किया गया? काउंट। काउंट को लेकर के अगर हम फ्रेजल वर्ब बनाना चाहें तो काउंट के साथ जनरली क्या करोगे? अगेंस्ट का प्रयोग होता है। काउंट अगेंस्ट समथिंग का मतलब क्या होता है? जिसका नेगेटिव प्रभाव किसी चीज पर पड़ना होता है। तो क्या कहेंगे कि द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, वर्तमान समय में हाल फिलहाल में ही जो घटनाएं घटित हुई है इन दोनों देशों के बीच, तो ये घटनाएं क्या करेगी? विल इनविटेबली काउंट अगेंस्ट, ये अवश्य ही जो कि प्रभावित करेगा, निगेटिवली जो कि प्रभावित करेगा, इफेक्ट डालेगा पीस प्रोसेस पे। मतलब दोनों ही देशों के बीच जो ठीक है शांतिपूर्ण वार्ताएं चल रही थी, जो कि एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली थी, तो इस घटना की वजह से जरूर जो कि दोनों देशों के जो कि पीस प्रोसेस पे जरूर इसका जो कि क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां पर देखो क्या हुआ? सेंटेंस आपका स्ट्रक्चरली भी कंप्लीट है और मीनिंगफुली भी कंप्लीट है। देयरफॉर क्या होना चाहिए हमारा आंसर? सी ए बी। और इसके बाद क्या करोगे? ठीक है, सी को रखा, सी के बाद ए को रखा, इसके बाद बी को रखोगे, इसके बाद किसको रखोगे? डी को रखोगे। तो सी ए बी डी। तो सी ए बी डी कहां है आपके पास? ठीक है, सी ए बी डी यहां पर है आपका। देयरफॉर योर आंसर इज डी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो अगेन यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ पैराजम्बल्स। और फिर से ये छोटा सा सवाल, अगेन यू हैव बीन गिवन 4 सेंटेंसेस टू अरेंज। और फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी कि सेंटेंस मीनिंगफुली भी कंप्लीट हो, ग्रामेटिकली भी किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो। तो सेंटेंस की शुरुआत करोगे कहां से? तो सेंटेंस की शुरुआत यहां कंजंक्शन से तो करेंगे नहीं। मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स नहीं करेंगे, क्योंकि यहां प्रोनाउन का यूज हुआ है। इसका मतलब जब तक उस नाउन की चर्चा ना हो जाएगी सेंटेंस में, तब तक ए और बी के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, फॉर अ वेल एडुकेटेड इंटेलेक्चुअल, किसके लिए? एक वेल एडुकेटेड इंटेलेक्चुअल के लिए। सेंटेंस का ये क्या है? कंप्लीमेंट्री पार्ट है। तो पहले सब्जेक्ट वर्ब तो आ जाए। ठीक है, तो अब यहां देखिए कंप्लीमेंट्री पार्ट है या सपोर्टिंग पार्ट है, पहले पढ़ करके देखते हैं। सेंटेंस क्या कहता है? इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? शारीरिक रूप से ये चीजें असंभव है। क्या असंभव है? किसके लिए असंभव है? इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर अ वेल एडुकेटेड इंटेलेक्चुअल और अ ब्रेव मैन टू मेक मनी। तो यहां पर देखो पैसा कमाना, मेक के बाद क्या आएगा? मनी आएगा। एक तो यहां हिंट्स आपको मिल रहा है। और सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट करोगे तो क्या कहोगे? शारीरिक रूप से ये असंभव है एक सुशिक्षित व्यक्ति के लिए, एक बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्ति के लिए, या कहो तो एक बहादुर व्यक्ति के लिए पैसा कमाना द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति अगर सुशिक्षित है, ब्रेव है, इंटेलेक्चुअल है, तो वो अपनी सोचों का एकमात्र उद्देश्य बनाए कि जीवन में मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं, इसीलिए मैं अपनी इस अच्छे इरादे को लेकर के चल रहा हूं, ऐसी सोच करके लेकर के चल रहा हूं। तो उस एडुकेटेड, उस इंटेलेक्चुअल
व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है इस सोच पर केंद्रित होना, उसके अच्छे आइडिया का एक ही मकसद यही है, तो ये क्या होता है, ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करोगे आप, सेंटेंस की शुरुआत हम डी से करेंगे। और डी वाले ऑप्शंस आपके पास कितने अवेलेबल हैं, ये देखो, you have only one option and that is DCAB। क्या करोगे, it is impossible for a ये रखो क्या कि वेल एडुकेटेड इंटेलेक्चुअल, तो डी के बाद सी, ठीक है। और ब्रेव मैन, और जो कि बहादुर व्यक्ति के लिए टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स, इसका मतलब क्या हुआ, आवर आंसर बी इज अप्रोप्रिएटली करेक्ट। चलो आता है क्वेश्चन नंबर 93। अब क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 93 कहता है, ठीक है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। कहता है कि उस ऑप्शन का चुनाव करिए जिसको सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज किया जा सकता है गिवन सेगमेंट में। देखिए, महेशेस एटीट्यूड अनवाइड मी एंड आई ब्लू इनटू, तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि जब हम देख रहे हैं ब्लो ओवर है, ब्लो ऑफ है, इसके बाद देखिए ब्लो डाउन है, इसके बाद देखिए ब्लू अप है, इसका मतलब यहां पर गलती हो गई, यहां अंडरलाइन करना चाहिए था और ये क्या रह गया, आपका मिसिंग रह गया। और जब मिसिंग रह गया तो चलिए अब हम क्या देखते हैं, महेशेस एटीट्यूड अनवाइड मी, महेश के एटीट्यूड ने मुझे क्या किया, अनवाइड कर दिया, ठीक है। एंड आई ब्लीव इनटू, इसका मतलब क्या हुआ, उसका जरूर एटीट्यूड कैसा रहा होगा, नकारात्मक रहा होगा, और उसके नकारात्मक एटीट्यूड ने क्या किया कि मुझे नाराज कर दिया, मुझे गुस्सा कर दिया। और गुस्सा होने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो क्या कहोगे कि ब्लो अप का प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या करोगे, ब्लू इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, ब्लू अप का प्रयोग करेंगे। आपका आंसर क्या होगा, डी। अगर हम ब्लू इनटू रखते तो क्या होता है, अचानक बाहर से कमरे में जब प्रवेश करोगे, उसी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आपको क्या करना चाहिए कि व्हेन यू आर एट रेसेस आवर्स, खास करके जो आपके क्या है, जो आपके फ्रेजल वर्ब्स के कलेक्शन है उस पर विचार कर लेना चाहिए। ब्लो से संबंधित कितने फ्रेजल वर्ब्स हैं, एक कंपैरिजन करके उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम यू मस्ट हैव टू मग अप। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 94। और क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है, क्या कह रहा है कि अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स का चुनाव करके बताइए मुझे। तो अब हमारे लिए देखना क्या है, किसके अगेंस्ट में हमें जो कि सिनोनिम्स का सिलेक्शन करना है। आपको क्या दिया, एक शब्द दिया परवेसिव, और परवेसिव का आपसे पूछ रहा है कि बताइए परवेसिव का सिनोनिम्स क्या होता है। इफ समथिंग इज परवेसिव इट इज इनकम्प्रीहेंस, ये चीजें क्या है, ये कंप्रीहेंसिबल है, इसका मतलब डिटेल्ड है, ठीक है। इसका मतलब ये कैसा चीज है, ये एक्सटेंसिव है, इसका मतलब है विस्तृत, व्यापक है, हर जगह मौजूद है, हर जगह अवेलेबल है, उस अर्थ में यूज किया जाता है। और इसी के सिनोनिमसली यूज करेंगे तो आपका शब्द कौन सा है, एक्सटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव है और बाकी शब्दों के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है कि हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना या क्या होता है, सिद्धांत होता है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, अब देखिए क्या हुआ कि पेयर ऑफ वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, मतलब क्या हुआ, यू हैव टू ब्लैंक्स टू फिल, और आपको ये डिसाइड करना है किस पेयर ऑफ वर्ड से इस ब्लैंक्स को फिल किया जाए। और यहां पर दोस्त अगर सेंटेंस के मीनिंग को नहीं समझ पाओगे ना, यू विल हैव प्रॉब्लम्स इन एनालाइजिंग विच पेयर ऑफ वर्ड शुड बी फिल्ड विथ। तो देखो सेंटेंस क्या कहता है, पहले मीनिंग को देखते हैं। सेंटेंस कहता है द डॉग टुक अ खाली जगह, कुत्ते ने क्या लिया, खाली जगह लिया, ठीक है। ड्यूरिंग हिज वॉक, कुत्ता टहलने के दरमियान क्या लिया, ठीक है, क्या लिया है इसके बारे में सोचना है। एंड लिफ्टेड हिज खाली जगह, और उसने क्या क्या उठाया, क्या उठाएगा, कुत्ता क्या उठा सकता है अपने, जो कि क्या कहता है कि क्या दिया है, या तो पूंछ उठा सकता है या तो पैर उठा सकता है, कुत्ता के पास दो ही ऑप्शन है, ठीक है। टू इंडिकेट दैट ही वाज टायर्ड, इसका मतलब क्या, टहलने के दरमियान कुत्ता जो है क्या किया, कुछ किया है, टुक खाली जगह कुछ लिया है, ठीक है। और जो कि क्या कहते हैं, वो किसी अपने बॉडी पार्ट्स को उठाया है, ये दर्शाने के लिए कि देखो मैं थका हुआ हूं। तो अब चलते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स पे चलते हैं। तो कुत्ते ने किस चीज को उठाया, क्या करोगे, ये पॉज तो होता है थोड़ा सा विराम लेना, तो यहां पर क्या करोगे, द डॉग टुक अ पॉज, इसका मतलब क्या, कुत्ते ने थोड़ा सा विराम लिया, मतलब क्या, थोड़ा सा रुका, थोड़ी देर के लिए रुका। ड्यूरिंग हिज वॉक, अपने टहलने के दरमियान जो है कि इसने क्या क्या, एक पॉज लिया। तो चलो पॉज तो पहले में बिल्कुल फिट है, तो पॉज देखो PAUSE हो, और ये PAWS जो है इसका मतलब क्या होता है, कुत्ते का पैर, पंजा जिसको आप कहते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुत्ते ने क्या लिया, पंजा लेगा, ऐसी बात तो नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा विराम लिया, रेस्ट लिया, ठीक है। विराम लिया, इसका मतलब PAWS वाला जो पहला ऑप्शन होगा है, जिस ऑप्शन में, इसको हटा दो, ये आपका गलत हो गया। इसके बाद देखिए फिर आपका क्या कहता है, POURS, पोर्स का मतलब क्या होता है, उड़ेल देना। जैसे देखो क्या हुआ, यू पोर्ड सम कोल्ड वाटर इनटू द ग्लास, इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या किया कि कुछ जो कि ठंडा पानी जो कि ग्लास में उड़ेला। तो ये देखो पोर का मतलब क्या था, उड़ेलना। अगर आप बोतल से
किसी चीज में, कोई चीज में अगर जो कोई चीज उड़ेलते हो तो उसी के लिए क्या कहता है? पोर। तो यहां पर देखिए ये शब्द तो ये देखो उड़ेलना के अर्थ में यूज होता है, और ये तो वर्ब है आपका, और जरूरत आपको क्या है? नाउन की जरूरत है, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद को पॉज फिर कहां है आपके पास? एक पॉज ये था, एक पॉज ये था। पहला शब्द तो दोनों फिट है, ठीक है। अब दूसरे से, तो कुत्ते ने क्या किया? थोड़ा सा विराम लिया, टुक अ पॉज ड्यूरिंग हिज वॉक एंड लिफ्टेड हिज, क्या क्या किया उसने? अपना पैर उठा करके आराम लिया, ये दिखाने के लिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि मैं थका हुआ हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉज शब्द का प्रयोग करेंगे तो पंजा के अर्थ में किसको यूज किया जाता है? तो क्या करोगे? PAWS, इसको यूज किया जाता है। अब यहां पर अगर आप करोगे, ठीक है, तो पहले वो क्या किया कि पहले ही पैर ले लिया, ऐसा तो कहेंगे नहीं, तो सी को एलिमिनेट कर चुके हो, ये तो मुझे सही दिख रहा है। और ये पोर का मतलब तो उड़ेलना होता है, तो फिर तो ये रखो क्या कहता है? डाउन पोर होता है, तो बारिश का होना। मतलब क्या हुआ? जब ऊपर वाला पानी उड़ेलता है हम पे, इस धरती पर, तो कहता है ना डाउन पोर्स, ड्यू टू डाउन पोर, ठीक है, देयर इज मच कंजेशन इन द ट्रैफिक। तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन तो एलिमिनेटेड है, देयरफॉर योर आंसर इज डी। चलो आते हैं क्वेश्चन में, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। देखो, अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 96 देखें तो फिर आपके पास क्या है? एक छोटा सा पीस ऑफ राइटिंग है जिसको गो थ्रू करना है, और आपको क्या करना? अप्रोप्रिएट फील करना है दिए गए अल्टरनेटिव से। देखो क्या कहता है कि आई हैव फ्यू डेलिब्रेशंस फॉर यू। डेलिब्रेशंस का मतलब क्या हुआ? आई वुड लाइक टू डेलिब्रेट फॉर यू। इसका मतलब मेरे तरफ से आपके लिए कुछ सुझाव होंगे। सुझाव क्या है? देखिए, डोंट लीव योर हार्ड वर्क। सबसे पहले क्या करो कि सिलेक्शन करने से पहले चलो जो कि छोटे से पैसेज हैं पढ़ करके हम लोग क्या करते हैं? रफ आइडिया तैयार कर लेते हैं ये कहा किस बारे में जा रहा है। तो सेंटेंस कहता है आई हैव फ्यू डेलिब्रेशंस फॉर यू। मेरा सुझाव होगा आपके लिए क्या? डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू, अपने जो कि जो हार्डवर्क जो आपने किया है ना, उसको किसी चीज के भरोसे मत छोड़ो। इफ यू हैव गोन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग, इसका मतलब क्या हुआ? आपने अगर मेहनत किया है, प्रयास किया है, कड़ी मेहनत की है एक डायलॉग को कंप्लीट करने के लिए, एक स्पीच को कंप्लीट करने के लिए, एक कार्य, एक असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, तो खाली जगह फ्रिटर अवे ऑल द मीनिंग यू क्रिएटेड बाय ट्रस्टिंग योर मेमोरी। तो क्या कहता है? आपको क्या कहता है? अपने मेमोरी पर भरोसा करके जिस डिफिकल्ट जॉब को आपने क्या किया है? कंप्लीट किया है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ कि जब आप क्या किए हो? किसी भी असाइनमेंट पे काम किए हो, कंक्लूड किए हो, निष्कर्ष पे आए हो, मेमोरी के बेस पे जो कि आप निष्कर्ष निकाले हो, जो आपका स्टेटमेंट आता है, तो क्या कहता है कि आप मेमोरी के भरोसे ही आपने इसको सॉल्व किया है। फिर मेमोरी के भरोसे ही इस चीज को ऐसे ही समय बर्बाद मत करो, इसको छोड़ो छोड़ो मत, बल्कि क्या करने को कहा जा रहा? आगे देखो, राइट डाउन द, खाली जगह। आपको क्या कहता है कि जो भी कंक्लूजन पर पहुंचे हो, जो मेमोरी का आपने सहारा लिया है, जो स्टेप फॉलो किए हो, जिस कंक्लूजन पर आए हो, जो आपके कंक्लूजन है, जो आपके डिसीजंस है, क्या कहता है? इसको लिख लो, पेपर पे लिख लो, ठीक है। ऑफ द कंक्लूजन्स, डिसीजंस एंड असाइनमेंट्स से रिलेटेड जो भी निष्कर्ष निकला है उसे आप लिख लो पेपर पे। रिमेंबर टू रिकॉर्ड, खाली जगह, ठीक है, और याद रखो उस चीज को रिकॉर्ड करना, खाली जगह, डज। अब यहां पर देखो, यहां वर्ब है, तो यहां क्या चाहिए आपको? यहां कोई ना कोई सब्जेक्ट के रूप में आपको चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या, यहां पर देखिए क्या कि डज व्हाट बाय व्हेन। तो इसका मतलब कौन क्या करता है, कब करता है, कब करेगा, ठीक है, कब किया है, इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आप क्या करो कि नोट डाउन कर लो, लिख लो कहीं। रिविजिट योर नोट्स, और जो लिख लेते हो, नोट्स तैयार कर लेते हो, उसको एक सर्टेन इंटरवल पर उसको रिविजिट करो। मतलब क्या हुआ? देखना भी है, ठीक है। एट की टाइम्स और इंपॉर्टेंट टाइम में क्या करना? अपने नोट्स को रिविजिट भी करना है, एंड खाली जगह असाइनमेंट्स, और क्या करना है? और असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें करनी भी है। तो कहने का मतलब कहता है कि किसी भी सिचुएशन, किसी भी टास्क, किसी भी असाइनमेंट को आपने जो कंप्लीट किया है, और कंप्लीट करने के दरमियान अपनी मेमोरी का सहारा लेकर के जो आपने जो निष्कर्ष निकाला है, जिन जिन बातों को ध्यान में रखा है कि मैं इसे कंक्लूड करूंगा, मैं अपने आप को जस्टिफाई करूंगा इस स्टेटमेंट से, तो कहता है कि फिर मेमोरी के भरोसे उसको छोड़ देना कि चलो ना, जब आएगा तो मैं उसे बता दूंगा, मत छोड़िए। बल्कि आपको क्या करना? उसे नोट करके रख लीजिए, कैसे कैसे उस निष्कर्ष पर पहुंचे थे, सारा डिटेल्स आप नोट करके रख लीजिए, और फिर मेमोरी के बेस पे सारी चीजें मत छोड़िए। तो चलिए, अब अगर हम फील करने का काम करते हैं तो क्या करेंगे? आई हैव फ्यू डेलिब्रेशंस फॉर यू। मेरे तरफ से आपके लिए कुछ सुझाव होगा। क्या है सुझाव? डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू, यहां पर देखिए क्या है? मेमोरी। अपने मेहनत भरे काम को मेमोरी के भरोसे मत छोड़िए, ठीक है। इफ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग, अगर आपने बहुत अथक प्रयास किया है
किसी डायलॉग को कंप्लीट करने के लिए डायलॉग। अब यहां पर देखिए फिर क्या करोगे, यहां डजंट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डिडंट का प्रयोग करेंगे या हैड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब हमको क्या करना है, यहां पर देखने क्या करेंगे, डोंट लीव योर हार्ड वर्क टू मेमोरी इफ यू हैव गॉन टू द एफर्ट टू कंप्लीट अ डायलॉग। ठीक है, और यहां पर देखो वर्ब है, और जब वर्ब है फ्रिटर अवे, समय बर्बाद मत करो मेमोरी पे यकीन करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब यहां वर्ब का सिलेक्शन है तो इससे पहले क्या आएगा, क्या आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन होता है, यू होता है। तो यू के लिए किसका प्रयोग करोगे, डोंट का प्रयोग करोगे। तो डोंट का प्रयोग करोगे तो डज नॉट का प्रयोग तो करेंगे नहीं, डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट, हैड नॉट तो होगा नहीं, इसलिए इसमें क्या करोगे आप, डू नॉट। तो क्या करेंगे, डू नॉट फ्रिटर अवे ऑल द मीनिंग यू क्रिएटेड बाय ट्रस्टिंग योर मेमोरीज। जो आपने जो क्या कहता है कि जो आपने क्या किया, मीनिंग क्रिएट किया, उसको जो कि मेमोरी के भरोसे मत छोड़िए जिस पर इतनी मेहनत की है आपने। राइट डाउन द, अब यहां पर क्या करोगे, क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। किस चीज को नोट कर लीजिए, आप डिटेल्स को, सारे विवरण को नोट कर लीजिए। तो यहां पर क्या होगा, सारे डिटेल्स को आप नोट कर लीजिए, उन कंक्लूजन के, उस डिसीजंस के और असाइनमेंट्स के। रिमेंबर टू रिकॉर्ड, खाली जगह, ठीक है, और याद रखिए किस चीज को रिकॉर्ड करना। तो यहां पर देखिए, अब मैंने क्या कहा था कि यहां पर देखिए क्या कहते हैं, रिमेंबर टू रिकॉर्ड, खाली जगह डज, मतलब सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट। और साथ साथ देखिए क्या कि आपको संबोधित करके कहा जा रहा है, किसी पर्सन को संबोधित करके कहा जा रहा था, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कौन चाहिए, हु डज व्हाट, कौन क्या करता है या कौन क्या करेगा, कब करेगा, इसके बारे में आप नोट बना करके सारा विवरण लिख लीजिए। रिविजिट योर नोट्स, और क्या करिए कि जो आपने नोट तैयार किए हैं उसको पुनः आप रिविजिट करिए, ठीक है, की टाइम में। एंड रिव्यू असाइनमेंट्स, जो असाइनमेंट्स आपने तैयार किया है उसको क्या करिए, आप रिव्यू करिए, ठीक है। स्पेकुलेट तो होगा नहीं, स्पेकुलेट मतलब अनुमान लगाना होता है, इंट्रोस्पेक्ट अंतर्निरीक्षण, खुद में झांकना होता है, और ऑब्लिटरेट, ठीक है। ये अगर देखें कि ना ये आपका अप्रोप्रिएट है, तीन में से कोई भी नहीं। और यहां पर क्या करोगे, जो नोट्स बना करके रखा है उसको क्या करना, रिविजिट करना है, रिव्यू करना है एक सर्टेन इंटरवल पे। तो चलो दोस्त, इस तरह से हमने क्या किया, QIP 1174 का एनालिसिस हमने आपने किया। इसी तरह एवरीडे हम एनालिसिस करते रहेंगे। इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज के इस सेशन का समापन करते हैं, फिर वादा करते हैं इसी चैनल पे पुनः मिलने का। टिल देन गुड नाइट एंड गुड बाय।